हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10th है संविधान का राजनीतिक दर्शन। इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और ये आपकी बुक 1 का लास्ट चैप्टर है। यहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद हम बुक 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम 10वां चैप्टर देखने वाले हैं। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं ना पूरी किताब में, उसी को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। यानी ज़्यादातर टॉपिक वही टॉपिक हैं जो आप आगे के चैप्टर में यानी इससे पहले के चैप्टर में कर चुके हो। इसमें हम संविधान का जो दर्शन है यानी जो फिलॉसफी है उसको समझेंगे। फिर संविधान जो है वो उसमें जो लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है इसको समझेंगे। ठीक है, संविधान सभा की ओर मुड़कर देखेंगे, यानी संविधान सभा ने कैसे डिसीजन लिए थे, कैसे संविधान बनाया था, और भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है इसको समझेंगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, विविधता का सम्मान, अल्पसंख्यक जो है उनके अधिकारों का सम्मान, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संघवाद, राष्ट्रीय पहचान। ठीक है, ये जितने टॉपिक आप देख रहे हो ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ज़्यादातर चीज़ें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ें आपके सामने दोबारा से इस चैप्टर में आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे संविधान के दर्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं संविधान के दर्शन की तो उसका क्या अर्थ होता है, तो देखिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संविधान जो है सिर्फ कानूनों से बनता है। संविधान में कानून होते हैं, नियम होते हैं, उसी से ये बनता है। और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता जो है वो उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं। इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, ना कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। ठीक है, यानी कि लोगों ने क्या सोचा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा जो संविधान होता है ना उसमें केवल नियम कायदे कानून होते हैं। ठीक है, उसमें मूल्य और नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हम संविधान को जब भी देखेंगे तो संविधान के प्रति जो हमारा नजरिया होगा वो कानूनी होगा। ठीक है, उसमें नैतिकता नहीं होगी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो ये सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता है, हर कानून में नहीं होगा आपको नैतिक तत्व मिलेगा। ठीक है, लेकिन बहुत से कानून ऐसे होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं मूल्य, ठीक है, और आदर्श आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे कानून होंगे जो मूल्यों की बात करेंगे, ठीक है, समानता की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, उसमें अच्छा क्या किया जा सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति कैसे अच्छा बर्ताव कर सकता है, ऐसी बातें मिलेगी। यानी उसमें कहीं ना कहीं हमको आदर्श भी दिखेंगे, लेकिन सभी कानूनों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको समझाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। संविधान जो है धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच में भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, हमारा संविधान क्या बताता है कि हम धर्म के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। यानी हमारा संविधान कहता है कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है और धर्म के आधार पे हम भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो कानून है ये समानता के विचार से जुड़ गया। ठीक है, यानी कानून में क्या आ गया, समानता की बात आ गई कि चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो वो समान माना जाएगा। तो ये कानून जो है इसलिए बना क्योंकि हम लोग जो है समानता को मूल्यवान मानते हैं, हम समानता को बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए ये कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि कानून जो है इसमें नैतिक मूल्यों को भी आप देख सकते हो। यानी कानून और नैतिक मूल्यों का गहरा संबंध होता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे समझना था। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज यानी एक ऐसे डॉक्यूमेंट के रूप में हमको देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही होती है। ठीक है, कानून बनाने वाले जो लोग थे, जो संविधान के निर्माता थे, वो भी इस चीज को समझ रहे थे कि कानून में नैतिकता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बनाए, कुछ कंसेप्ट के आधार पर बनाए, जैसे कि हमारे संविधान में अधिकारों की बात है, ठीक है, नागरिकता की बात है, अल्पसंख्यक या लोगों की संरक्षण की बात है, लोकतंत्र की बातें हैं। ठीक है, तो ये सारी अवधारणाएं हमारे संविधान में आपने देखी है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान जो बना है वो ऐसे ही नहीं बन गया रातों रात। उसको बनने में आप ये लगा लो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा, तो इसको आप मान सकते हो कि 3 साल के आसपास का टाइम लग गया हमारे संविधान को बनने में। तो इतना समय लगा तो काफी बहस हुई, काफी चर्चा हुई। ठीक है, तो जब भी आप भारतीय संविधान को पढ़ोगे तो आप उसमें संविधान सभा की बहस के साथ उसको जोड़ के देखना। यानी हर एक कोई भी जब मुद्दा आया होगा संविधान सभा के सामने, किसी भी चीज पे जब कानून बनाने की बात आई होगी तो उस पर खूब चर्चा हुई होगी। ठीक है, तभी जाके वो कानून बना होगा। तो आपको इस नजरिए से हमेशा सोचना है संविधान के बारे में, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि ये आदर्श जो हैं, ठीक है, हमारे संविधान में जो आदर्श हैं
ये कहाँ तक और क्यों ठीक है, और आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। अब किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद मानते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मूल्य सही और सुसंगत क्यों है। यानी कोई भी मूल्य, कोई भी नैतिक बात अगर हमारे किसी कानून में या हमारे संविधान में है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये क्यों लाना पड़ा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे है कि संविधान के निर्माताओं ने, यानी जो संविधान बना रहे थे, उन्होंने जब भारतीय समाज और हमारी राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह की से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया, ठीक है। यानी जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने हमारे हमारे समाज को समझा, हमारी राज्य व्यवस्था को समझा, कोई दूसरे मूल्य यानी बाहर के देशों में जो चीजें चलती है उस आधार पे हमारा संविधान नहीं बनाया, बल्कि हमारे मूल्यों के आधार पे, ठीक है, इसको बनाया। तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए तर्क थे, क्योंकि जो मूल्य हमारे संविधान में डाले जाएंगे, जो वैल्यूज हमारे संविधान में डाली जाएगी, जो नैतिक बातें हमारे संविधान में डाली जाएगी, उसको वो अच्छे से समझा पाए कि हमारे समाज में ये एप्लीकेबल है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, संविधान में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारे संविधान निर्माता जो थे वो अच्छे से जानते थे। तो आप ये कह सकते हो कि संविधान निर्माता जो है उनका जो तर्क है वो कितने भी कच्चे या अनगढ़ क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे देश के हित में थे, ठीक है। तो ये कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में जो मूल्य अंतर्निहित हैं वो जायज ठहराने के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो भी हमारे संविधान में मूल्य डाले गए हैं, जो भी वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं जायज होते हैं, ठीक है, सही हैं वो, क्योंकि हमारे समाज के हिसाब से वो चीजें बनाई गई है। अब बात करते हैं कि संविधान जो है हमारा, ये लोकतांत्रिक बदलाव का साधन, यानी हमारा संविधान कैसे एक लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। तो सबसे पहले चैप्टर में याद करो, जो पहला चैप्टर था उसमें हमने संविधान के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ को समझा था और एक अच्छे संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा था कि संविधान की आवश्यकता हमको क्यों होती है, ठीक है। इस बात पे हमने अच्छे से डिटेल में वहां पे चर्चा कर रखी है। तो इस बात पर व्यापक सहमति थी, यानी सभी लोग सहमत थे कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है कि सत्ता को निरंकुश होने से रोकना, ठीक है। संविधान क्यों बनाया गया, संविधान को क्यों लागू किया गया, इसलिए लागू किया गया ताकि हमारी सरकार कहीं निरंकुश ना हो जाए, कहीं हमारी सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल यानी दुरुपयोग ना करने लग जाए, इसलिए संविधान को हमारे यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। और आधुनिक राज्य जो है अति की हद तक ताकतवर है, ठीक है। आज के समय में अगर हम देखें तो आधुनिक राज्य जो होता है यानी सरकारें जो होती है वो काफी ताकतवर होती हैं और बल प्रयोग भी कर सकती हैं, दंड शक्ति, ये सारी चीजें जो है हमारे राज्य के पास होती है, यानी सरकार के पास होती है। तो यदि ऐसे में राज्य की संस्थाएं, अब सोचो सरकार कितनी ताकतवर होती है, सरकार बल प्रयोग कर सकती है, पुलिस उसके पास है, सेना उसके पास है, टेक्नोलॉजी उसके पास है, ठीक है, सब कुछ है सरकार के पास। अगर ऐसे में राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है, ऐसे में अगर राज्य यानी सरकार की जो संस्था है वो गलत हाथों में चली जाए तो क्या होगा, लोगों का जीना दुभर हो जाएगा, ठीक है, लोग जी नहीं पाएंगे, उनके साथ अत्याचार होने लग जाएगा, तो ये सब होगा लोगों के साथ। तो ऐसे में हमारे संविधान बनाने वाले जो थे वो बहुत समझदार थे, उन्होंने इसीलिए संविधान में इस तरीके से जो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद है वो डाले हैं ताकि कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, ठीक है। तो देखो, भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ जाती हैं, ठीक है, तो ये गलत तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर सकते हैं, यानी कि जब बड़ी आसानी से हमारे ही विरुद्ध इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर सरकार गलत है तो। राज्य की जो शक्ति होती है यानी सरकार की जो शक्ति होती है वो दुनिया भर का अनुभव हमको बताती है। ज्यादातर राज्य जो हैं वो कुछ व्यक्ति या कुछ समूह के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं, ठीक है। कई देशों में ऐसा होता है कि कुछ जो सरकारें होती हैं वो किसी खास जो समूह है उसके खिलाफ काम करने लग जाती हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को भी इस तरीके से बनाना चाहिए कि राज्य इस प्रवृत्ति पे अंकुश लग सके, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता है तो हमें सरकार की पावर जो होती है, शक्ति जो होती है, उसको इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि सरकार कभी भी निरंकुश ना हो पाए, ठीक है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो संविधान जो है वो बुनियादी नियम देता है और राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है, ठीक है। ये काम होता है हमारी संविधान का। अब यहाँ पे देखो संविधान ने क्या किया, हमारे जो
संविधान के जो अंग है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जैसे विधायिका का काम अलग है और कार्यपालिका का काम अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है। अगर मान लो विधायिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो न्यायपालिका और कार्यपालिका उसको रोकेंगी। कार्यपालिका शक्ति का दुरुपयोग करती है तो विधायिका उसको रोक लेगी, ठीक है। और इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब है, शक्ति इस तरीके से दी गई है कि कोई भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो दूसरे अंग जो है उसको रोकते हैं। आगे देखते हैं। नेहरू जी की दलील थी कि संविधान सभा जो है सिर्फ जनप्रतिनिधियों या फिर योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि ये स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है, ठीक है। इन्होंने संविधान सभा को क्या कहा, ये केवल जनप्रतिनिधि या फिर वकीलों का जमावड़ा नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र है। यानी जो संविधान बनाने वाले हैं ये एक राष्ट्र के रूप में उनको बताया है, जो कहीं ना कहीं अपने अतीत और राजनीतिक सामाजिक ढांचे के खोल से निकल कर, ठीक है, बनाए गए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। यानी कि जो हमारा समाज था, जो पिछड़ा समाज था, ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में जो था, अब उससे निकल कर नई तैयारी कर रहा है, एक नई संविधान बनाने की, एक नई परंपरा बनाने की, ठीक है। और जो भेदभाव था उस भेदभाव को मिटाने की, समाज में स्वतंत्रता लाने की, समता लाने की, न्याय के एक नए युग में हमारा समाज जो है वो प्रवेश करने जा रहा है, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। इस नजरिए के अनुसार देखें तो संविधान की मौजूदगी जो है सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पे सत्ता से दूर रहे हैं उनका भी सशक्तिकरण करती है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी शक्ति पे तो अंकुश लगाएगी, यानी उनको कंट्रोल में रखेगी। इसके साथ साथ जो लोग परंपरागत तौर पे सत्ता से दूर रहे हैं, ठीक है, उनको भी मजबूत करने का काम करेगी। संविधान हमारा जो है वो कमजोर लोगों को उनका जो हक है वो हक दिलाने का काम करेगा, ठीक है, उनको एक तरीके से मजबूत बनाने का काम करेगा, आप ऐसा मान सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें, हमें संविधान सभा की ओर मुड़कर देखना क्यों है। तो देखिए, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो अमेरिका का। अमेरिका का एग्जाम्पल है कि वहाँ संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया है, ठीक है। यानी कि अमेरिका में क्या था, 18वीं सदी के आसपास ये जो संविधान था वहाँ का बन गया था। तो उस युग में, यानी जिस समय बना था उस युग के जो मूल्य थे, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके 21वीं सदी में अगर उसी मूल्यों को लागू किया जाए तो वो बेतुका हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, आज से अगर हम 500 साल पीछे चले जाएं तो 500 साल पीछे समाज ऐसा नहीं था जैसा आज है। आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है 500 साल पहले वो लोगों के पास नहीं थी। 500 साल पहले लोगों की सिचुएशन अलग थी, उनकी समस्याएं अलग थी, ठीक है। आज के समय में लोगों की सिचुएशन और समस्याएं अलग है। तो 500 साल पहले का कानून अगर आज लागू कर दिया जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अमेरिका का संविधान पहले ही बन चुका था, अगर उसकी चीजों को अब लागू किया जाए आज के युग में ये कहीं ना कहीं सही नहीं मानी जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे इस जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी, ठीक है, यानी कि मान लो जब हमारा संविधान बनाया गया था, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद हमारा संविधान बनाया गया था, ठीक है। तो आप ये लगा लो, ये 1949 के आसपास हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो उस समय जो देश की सिचुएशन थी उसके आधार पे ही तो संविधान बना था। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उस समय की स्थिति के हिसाब से संविधान बना रहे थे। और हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं इसमें कोई ना कोई क्रांतिकार बदल कोई ना कोई उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव जो है वो बहुत बड़ा नहीं आया है, ठीक है। छोटी मोटी जो आवश्यकता पड़ी है उसके हिसाब से हमने संविधान बदला है, लेकिन बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसके बाद है कि मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से अगर हम देखें तो संविधान सभा की जो सोच है, ठीक है, और समय से अलग नहीं हो पाए हैं। यानी हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान का इतिहास जो है अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है, ठीक है। हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने वो भुला दी हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखें तो हमारे संविधान में जो चीज बना के गए हैं वो चीज हमारे यहाँ पे चल रही है ठीक ठाक। बहुत ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान उस सिचुएशन में बनाया गया था जिस सिचुएशन में हमारा देश आजाद हुआ था। और धीरे धीरे समय बदला, जैसे जैसे जरूरतें महसूस हुई तो संविधान में बदला गया, लेकिन बहुत बड़ा कोई क्रांतिकारी बदलाव हमारे संविधान में नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। तो इस दर्शन को एक शब्द में बताना काफी मुश्किल है।
हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इनकार करता है। कहने का मतलब क्या है कि दर्शन शब्द को एक्सप्लेन करना एक शब्द में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत गहरा मतलब है इसका, क्योंकि हमारा संविधान जो है इसमें उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन के मूल्य, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार, वंचित जो लोग हैं उनकी जरूरत, इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे संविधान में है। तो एक शब्द में हमारे संविधान के दर्शन को आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, बहुत गहरा मतलब है इसका। तो अगर हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करें, संक्षेप में बताएं, तो आप कह सकते हो कि हमारा जो संविधान है उसमें आपको स्वतंत्रता जैसे मूल्य दिखाई देते हैं, समानता जैसे मूल्य दिखाई देते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की बातें हैं इसमें, सामाजिक न्याय जैसे नैतिक मूल्य दिखाई देंगे, राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध आपको दिखेगा। तो ये सारी चीजें आपको किस में मिलेगी? हमारे संविधान में मिलेगी। ठीक है, तो संविधान का जोर जो था इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। ठीक है, यानी संविधान का जो फिलोसफी है, संविधान का जो अर्थ है, उसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए, शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, ये बातें इसमें बताई गई है। अब हम बात करने वाले हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता पे। तो देखिए, हमारा संविधान जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेके प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमारा जो समाज रहा है वो लंबे समय तक गुलाम रहा है। लगभग लगभग 200 वर्षों तक तो हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मुगलों के गुलाम रहे हैं। यानी हमारा देश लंबे समय तक गुलाम रहा है। तो इसी आधार पे हमारा जो एक मतलब आप ये कह लो, जो लंबे समय तक जो बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधि थी उसका परिणाम था। क्योंकि लंबे समय तक हमारा देश गुलाम रहा है तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का भाव था। तो जैसे ही देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान में सबसे इंपॉर्टेंस जो दी गई है वो स्वतंत्रता को दी गई है। ठीक है, तो 19वीं सदी के शुरुआती समय में ही अगर हम देखें तो राजा राममोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की बात की थी। ठीक है, और उसकी आज़ादी पे जो रोक लगाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, उसका इन्होंने खुलकर विरोध किया था। अंग्रेजी सरकार क्या कर रही थी? प्रेस की आज़ादी पे रोक लगा रही थी। तो राममोहन राय ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरत का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वो व्यक्ति को अपनी जरूरत की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। ठीक है, अब ऐसे में अंग्रेज अगर व्यक्ति की अभिव्यक्ति को रोकना चाहते हैं, प्रेस की आज़ादी को रोकना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत माना था राजा राममोहन रॉय ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे ये समझा कि स्वतंत्रता कितनी ज़्यादा जरूरी है। आज भी अगर हम देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने सुना होगा, हमें बोलने की आज़ादी है। तो इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ भी हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि कोई हमें मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है, अंग्रेजों के समय में रॉलेट एक्ट जो आया था इसने हमारी इसी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की थी, हमारी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसका भी खूब विरोध हुआ था गांधी जी के द्वारा। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने भी क्या करा था? अंग्रेजों से खूब लड़ाई करी थी, संघर्ष किया था। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो चरित्र है वो मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि हमारे संविधान में समानता की बात है, स्वतंत्रता की बात है, मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं जो गारंटीड अधिकार हैं। ठीक है, उसमें भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक न्याय। हमारा संविधान जो है सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान है, क्योंकि ये वो वर्ग हैं जिनके साथ लंबे समय तक भेदभाव होता आया। ये गरीब रह गए, पिछड़े रह गए, तो इनको ठीक है समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए आरक्षण दिया गया। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में इनको आरक्षण मिले ताकि इनकी स्थिति में क्या हो जाए? सुधार हो जाए। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका विश्वास था कि मात्र समता, केवल हमें समानता का अधिकार दे देने से का बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, समाज में समानता नहीं आएगी। हमको इन वर्गों के साथ जो सदियों से अन्याय हुआ है इनकी मुक्ति के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इनको वोट का अधिकार मिला, सारे अधिकार मिले जो हर हर व्यक्ति को मिलते हैं, और आरक्षण भी मिला। तो इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में विशेष संवैधानिक उपाय किए गए हैं। ठीक है, ताकि जो SC हैं, जो ST हैं, इनको क्या मिले? विशेष फायदा मिल सके। ठीक है, आरक्षण के द्वारा। एग्जाम्पल है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका, यानी जो विधायिका होती है उसमें भी सीटों का आरक्षण है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण है। नेक्स्ट है विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। हमारे संविधान में जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा की बात है। ठीक है, यानी हमारे जो संविधान निर्माता थे
उनके सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच और गहरी प्रतिद्वंद्विता की जो आज के समय में स्थिति मौजूद है, उसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो अलग अलग समुदायों के बीच में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, इसको लेकर बहुत ज़्यादा हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा था, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता समझते थे कि समाज में भेदभाव है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव होता है, ये सबको पता था। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने इस ऊंच नीच को खत्म करने के लिए व्यवस्था बनाई। ठीक है, समुदाय इन्होंने समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए इस पे काम करा। समुदायों को मान्यता ना देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। ये कैसे जानते थे हमारे संविधान निर्माता, क्योंकि वो उसी देश में रहते थे, उस समय की सिचुएशन जानते थे। तो ज्यादातर जो पश्चिमी देश हैं वहां पे उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा करना ना तो अपने देश में कारगर होता, ना ही वांछनीय होता, क्योंकि देखो जो उदारवादी जो जो आप ये मान लो कि जो वेस्ट यानी जो पश्चिमी देशों का कानून है, वहां पे अलग अलग समुदायों को मान्यता नहीं मिलती है। ठीक है, वहां पे इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता कि एक देश में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हो, या फिर अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हो। ठीक है, क्षेत्रवाद इस चीज को भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हमारे देश में ये चीज चलने वाली नहीं थी। और इसका कारण ये नहीं है कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज़्यादा जुड़े हैं, बल्कि हर जगह के व्यक्ति जो है उनका सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े ही होते हैं। कहीं ना कहीं उनका अपना कल्चर होता है, उनके मूल्य होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनकी भाषा होती है। ठीक है, हर समाज में ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं माना गया, सबको बराबर माना गया, सबको समान अधिकार दे दिए गए। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने फ्रांस और जर्मनी के जो व्यक्ति हैं वो भाषाई समुदाय का सदस्य होता है, इससे वो बड़ी गहराई से जुड़ा भी होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन के मूल्यों को ज़्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं, यानी हमारे यहाँ पे भी आपको अलग अलग भाषा देखने को मिलेगी, अलग अलग विचारधारा देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको गलत नहीं माना जाता। ठीक है, वेस्ट में कई देशों में इसको सही नहीं माना जाता, वहाँ पे गलत मानते हैं लोग। जर्मनी और फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत सारी भाषा के बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व ना जमाए, इस बात को भी हमारे संविधान में देखा गया है, सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी था। हर समुदाय को मान्यता दी गई हमारे संविधान में, जो कि वेस्ट के संविधान में मान्यता नहीं दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही अधिकारों में अगर हम देखें तो अधिकारों में एक धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने का, ठीक है, और चलाने का अधिकार है। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, अपने धार्मिक समुदाय की शिक्षा बिल्कुल दे सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन देती है, धन दे सकती है। ठीक है, इस प्रावधान से पता चलता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता। ठीक है, बल्कि उसको कहीं ना कहीं एक साधन के रूप में भी देखता है कि लोग धर्म से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। ठीक है, इस रूप में भी देखता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है धर्मनिरपेक्षता। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है, यानी हमारे जो सरकार है, राज्य है, ठीक है, धर्म और राज्य ये दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, देश धर्मनिरपेक्ष होगा, सबके लिए बराबर होगा, सभी को अपना धर्म मानने की, ठीक है, आज़ादी होगी। ये हमारे संविधान में है। इसमें यह भी है कि राज्य के लिए जरूरी है कि वो धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप भी ना करें। ठीक इसी तरीके से धर्म को चाहिए कि वो राज्य की नीति में भी दखल ना करे। सरकार जो पॉलिसी बनाना चाहती है वो बनाए, धर्म को भी उसको प्रभावित नहीं करना है। ठीक है, धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने का उद्देश्य क्या था, ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा हो सके। अगर धर्म और राज्य एक जैसे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी लोगों को। ठीक है, तो इस चीज को हमारे संविधान बनाने वाले जानते थे। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति की धार्मिक जीवन को कंट्रोल करने लगते हैं, ठीक है, जब वो बताने लगते हैं कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से कैसे जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस ऐसी सिचुएशन में अपनी धार्मिक स्थिति की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। ठीक है, यानी राज्य उसकी रक्षा कर सकता है, लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो तो वहां पे वो उसकी सहायता कैसे करेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे धर्म और राज्य यानी धर्म और सरकार को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो ये चीजें हमारे संविधान में रखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी लोगों को हमारे यहाँ पे वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, देखिए उस समय में वोट देने की उम्र जो होती थी 21 साल होती थी, यानी 21 साल के व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, भारत के नागरिक हैं, कहीं भी रहने वाले हैं भारत में, तो वो वोट दे सकते थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में उम्र कितनी हो गई वोट देने की, 18 साल हो गई है। ठीक है,
तो देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से अभिप्राय है कि भारतीय संविधान के जो नागरिक हैं, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत के नागरिक हैं, जो 18 साल के हो चुके हैं आज के समय में, उनको मतदान करने का अधिकार है, उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग, निवास स्थान कहीं का भी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो आराम से देश में रह सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं संघवाद की। हमारे संविधान के अनुसार भारत में संघवाद वाली व्यवस्था है। ठीक है, ये हम संघवाद वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब संघवाद का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे सरकार जो है दो प्रकार की है, एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है। केंद्र की सरकार जो है वो पूरे देश को देखती है। ठीक है, राज्य की सरकार जो है वो अपने राज्य को देखती है। तो ये है हमारे यहाँ पे व्यवस्था, इसी को संघवाद कहा गया है, यानी शक्तियों का यहाँ पे क्या है, विभाजन है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक तीसरे स्तर की भी सरकार होती है, जिसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं, जो लोकल जो मुद्दे होते हैं उस पर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो हमारी सरकारें हैं वो दो हैं, केंद्र और राज्य की। तो ये संघवादी व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिसमें केंद्र की सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिसमें राज्य की सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिसमें दोनों ही सरकार कानून बना सकती है, लेकिन अगर विवाद हो जाए तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब वो कौन से विषय हैं जो जिसपे संघ यानी केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, तो जो डिफेंस का है, ठीक है, प्रतिरक्षा, रक्षा का मामला जो है इस पे केंद्र की सरकार कानून बनाएगी। परमाणविक ऊर्जा हो गया, विदेशी मामले हो गए, युद्ध और शांति हो गई, बैंकिंग, रेलवे, डाक, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा, इन सारी चीजों पे हमारी केंद्र की सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, इसको संघ सूची कहा जाता है। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिसमें राज्य की सरकार कानून बनाएगी, जैसे मान लो कृषि हो गई, पुलिस हो गई, जेल खाना हो गया, स्थानीय शासन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शराब, वाणिज्यिक व्यापार, पशुपालन, ये सब आ जाएगा। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें दोनों बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, कृषि, भूमि, वन, मजदूर संघ, सामान में मिलावट, गोद लेने का अधिकार, ठीक है, उत्तराधिकार, ये सारे इसमें ऐसे मुद्दे हैं समवर्ती सूची में जिसमें राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राष्ट्रीय पहचान। संविधान में हर भारतीय व्यक्ति को एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है। ठीक है, हमारा जो भारत का व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा, उसकी जो उसकी नागरिकता होगी वो क्या कहलाएगी, वो इंडियन कहलाएगा। ठीक है, आप भारत में रहते हो तो आप इंडियन हो, हिंदी में क्या है, हम भारतीय हैं। ठीक है, हिंदी में इसको भारतीय कहा जाता है। तो आप चाहे बिहार में रहने वाले हो तो भी आप भारतीय हो, आप चाहे पंजाब में रहने वाले हो तो भी भारतीय हो। पूरे देश में आप किसी भी जगह पे रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, तो आपको एक पहचान मिली हुई है राष्ट्रीय, जो आप क्या कहलाएगी, आपकी नेशनलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए, हमारी एक राष्ट्रीय पहचान जो है, पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। ठीक है, यानी हम भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं पहचाने जाएंगे, हम भारतीय कहलाएंगे। ठीक है, हमारा जो संविधान है इन दो पहचानों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हम अपने धर्म से और अपनी भाषा के आधार पे अपने आप को ना बताकर हम सबसे पहले भारतीय बताएं। ठीक है, फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है उपलब्धि की, तो संविधान में सभी को शामिल करने की सोच है ताकि सभी लोग शामिल हो सकें। असहमति को स्वीकार करने की क्षमता जो है हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। समझौते को सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। सर्वसम्मति से डिसीजन लेना, ठीक है, संविधान निर्माताओं की एक बेहतरीन नीति थी। अब कुछ आलोचना भी है। आलोचना क्या है कि संविधान जो है, कहते हैं कि हमारा संविधान बहुत ज्यादा बड़ा है और ये बहुत अस्त व्यस्त है, संविधान सबकी नुमाइंदगी नहीं करता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हमारा संविधान जो है वो हमारी जो भारत की स्थिति है उसके अनुकूल नहीं है। ठीक है, ये भी आलोचना करते हैं। संविधान हमारा बहुत अस्त व्यस्त है, यानी कुछ लोगों का मानना है कि संविधान सुसंगठित दस्तावेज नहीं है, ये बहुत बड़ा दस्तावेज है। ठीक है, बहुत बड़ा दस्तावेज है। और भारतीय संविधान में अन्य संवैधानिक दस्तावेज जैसे कि चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, इसको भी शामिल किया गया है। तो अमेरिका जैसे देशों में संविधान जो है बहुत शॉर्ट होता है, संक्षिप्त होता है। ऐसा हमारा संविधान नहीं है, सबकी नुमाइंदगी नहीं करता है। ठीक है, यानी सभी वर्गों की नुमाइंदगी नहीं हो पाती है। कहने का मतलब है कि संविधान सभा सार्वभौमिक मताधिकार से नहीं बनी है, यानी हर व्यक्ति उसमें शामिल नहीं था संविधान सभा में। ठीक है, बल्कि समाज के जो उच्च तबके थे वो उसमें शामिल थे, उन्होंने हमारे लिए संविधान बनाया, यानी सबकी नुमाइंदगी ये नहीं करता है। ठीक है, आवाज अगर हम देखें तो संविधान सभा में हर तबके की आवाज पूरी तरीके से नहीं आई है। कुछ विशेष वर्ग थे, उनका कहीं ना कहीं संविधान पे कब्जा था, संविधान सभा पे, और उनकी ही ज्यादा चली थी। ठीक है,
फिर संविधान जो है भारतीय परिस्थिति के हिसाब से नहीं है। कुछ आलोचक आलोचक जो हैं, आलोचकों के द्वारा कहा गया है कि हमारा संविधान जो है वो विदेशी संविधानों की नकल है। बिल्कुल, आपने देखा होगा 70% से ज़्यादा तो बाहर के देशों से हमारे यहाँ पे चीज़ें ली ली गई हैं, ठीक है। इंग्लैंड से, रूस से, ठीक है। आप देखोगे कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से, अलग अलग देशों से बहुत सारी चीज़ें ली गई, और ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा चीज़ें ले रखी हैं। 1935 का जो भारतीय एक्ट था उसमें से ही आप 70% कॉपी मान लो। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारी परिस्थिति के हिसाब से नहीं है, वहाँ का जो कानून था उसमें से ही चीज़ें ले ली गई है, ठीक है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, यानी इन बातों का ये मतलब नहीं है कि भारत का संविधान हर तरीके से उसमें कमियां ही कमियां हैं, लेकिन जिन सामाजिक परिस्थिति में इसका निर्माण हुआ था उसे देखते हुए देखा जाए तो ये स्वाभाविक रूप से इस पर विवाद तो है। कुछ चीज़ें बाहर से ली गई हैं जो कि सही नहीं है। तो हमारे संविधान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उस समय का जो दबाव था, उस दबाव के कारण, सिचुएशन के कारण हमारे संविधान में डाली गई, जो कहीं न कहीं हमारे संविधान की कमियाँ बताता है, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो राष्ट्रीय एकता को इसमें राष्ट्रीय एकता की धारणा जो है वो बहुत केंद्रीकृत है। इसकी वजह से भी कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संविधान जो है ये गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी जो सामाजिक आर्थिक अधिकारों, जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, इसका ही हिस्सा बनने की बजाय उसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों नहीं डाला, ये भी कहा जाता है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी मजबूत करने की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।